नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग RRB ALP 2024 CBT 1 में 25 नवंबर 2024 को शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ के 19 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। P/Q की पावर 2m + 2 बराबर Q/P की पावर 9 - m में m का मान क्या होगा। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर x की पावर a बराबर x की पावर b है तो हम लिख सकते हैं a जो होगा वो b के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर बेस मेरा बराबर है तो हम पावर को अपने इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेस है P बटा में Q है, यहाँ बेस है Q बटा में P। तो बेस को बराबर कैसे करेंगे तो देखिए अगर x बटा में y की पावर a है, ठीक है, और y बटा में x की पावर b है, तो दोनों बेस को बराबर करने के लिए x बटा में y की पावर a, इसको भी अगर हम x बटा में y करना चाहते हैं तो इसका पावर जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी -b हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो P बटा में Q की पावर 2m + 2 है, लेकिन बराबर की तो Q बटा में P है। इसको अगर हम P बटा में Q करना चाहते हैं तो इसका पावर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी -9 - m। तो अब इसका बेस जो एक होगा तो पावर को इक्वल कर देते हैं। तो 2m + 2 बराबर -9 + m उधर जाएगा तो 2m - m बराबर -9 - 2। तो m का वैल्यू कितना आ गया -11, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका छूट बराबर a + b - ab बटा में 100। क्या लगेगा इस पे a + b - ab बटा में 100। 40 को हम लोग a मान लेंगे और 60 को b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 + 60 माइनस 40 × 60 बटा में 100। 40 और 60 कितना हो गया 100 हो गया। 2 जीरो से आपका 2 जीरो जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना 6 × 4 24, और 100 में से 24 घटेगा तो ये बचेगा आपका 76%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 84, 105, 140 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसी का मल्टीपल देख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 140 है, इसमें नहीं है। 140 का ज्यादा 280, ये भी नहीं है। 14 × 42, 420 ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े वाले का मल्टीपल चेक करते जाइए, वही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि 420, ऑप्शन नंबर 4। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यकछेदी रेखा की एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोण का बड़ा कोण कौन सा होगा। जैसे कह रहा है क्या कि अगर ये दो समांतर रेखा है और एक तिर्यकछेदी रेखा कट कर रहा है तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण यानी ये कोण और ये कोण का अनुपात जो कितना हो रहा है 2:3। कितना 2:3। तो अगर अनुपात को x मान तो ये कोण क्या हो गया मेरे पास 2x और ये मेरे पास हो गया 3x। हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोण का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2x और 3x, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और ये हो गया आपके पास 5x, 5x किसके बराबर आ गया 180 डिग्री के बराबर। x आ जाएगा आपका 180 डिग्री बटा में 5 के बराबर, 15 5 6 का 30, 36 डिग्री के बराबर। x कितना आ गया 36 डिग्री के बराबर। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका बड़ा कोण हो जाएगा 3x, यानी कि 3 × 36, और ये आपका आ जाएगा कितना 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची
और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कह रहा है क्या कि अगर ये मेरे पास दीवार है, ठीक है, तो दीवार में अगर हम ईंट लगाते हैं, ठीक है, ईंट लगाएंगे तो इसके बीच में हम क्या होगा, सीमेंट वगैरह डालेंगे, इसके बीच में हम क्या डालेंगे, सीमेंट डाल लेंगे, ऊपर सीमेंट डालेंगे। तो ये जो सीमेंट का मात्रा जो हम डाल रहे हैं ये मेरे पास है 10%, ठीक है। तो इसमें ईंट कितना लगेगा वो बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें निकालेंगे कैसे, कि हम निकाल देंगे इसमें दीवार का आयतन। क्या निकालेंगे, दीवार का आयतन मतलब दीवार में लगी ईंट का कुल आयतन, दीवार का आयतन अब बटा में एक ईंट का आयतन, क्या हो जाएगा, एक ईंट का आयतन। लेकिन अगर हम दीवार का आयतन निकालें, देखिए तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 24 मीटर है और नीचे में, अच्छा यह लिख लेते हैं हम, 24 मीटर है, ये आपके पास 8 मीटर है, ये आपके पास 60 मीटर है, और नीचे में कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए कि ये जो दीवार का जो हम आयतन निकाले हैं उसमें ईंट और ये जो मोर्टार लगा हुआ है, सीमेंट मान ले इसको हम, ठीक है, इन दोनों का आयतन मिला के है, तो मोर्टार है कितना, 10%। तो बाकी अगर जो 90% हम इसका निकाल दें तो 90% क्या हो जाएगा, मेरे पास केवल ईंट बचेगा। दीवार का आयतन जब निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें मोर्टार के साथ है, मोटाई के साथ कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम मान ईंट जो जोड़े हैं, फिर यहाँ पे ईंट जोड़े हैं, फिर यहाँ पे ईंट जोड़े हैं, तो इसके बीच में तो सीमेंट होगा, इन सब सीमेंट मिला के इस कुल आयतन का कितना है, 10% है। तो हम सीमेंट निकालना चाहते हैं तो दीवार कितना बचेगा, केवल ईंट का आयतन कितना बचेगा, 90%। तो दीवार के आयतन का 90% निकाल दिया। लेकिन देखेंगे हम तो ऊपर में मीटर है और नीचे में सेंटीमीटर है, ऊपर में जो है ये आपका क्या है, मीटर है और नीचे में सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो गुना में 100, 8 को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 8 गुना में 100, और 60 मीटर बदलेंगे तो 60 गुना में 100 बटा में नीचे क्या है आपके पास, 24 गुना 12 गुना 8, और ये होगा आपके पास 90%। तो यहाँ देखिए 24 से 24 खत्म हो जाएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, अब 12 50 60 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो 5 नवा 45 है, 450, और ये 4 जीरो और 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 4 5 जीरो और 45, 45 1 2 3 4 1 जीरो और हो गया यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दो ट्रेन है, दोनों कहाँ चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, दोनों का लंबाई जो है 250 मीटर है, ये चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विपरीत दिशा में, ठीक है। वे एक दूसरे कितने सेकंड में पार कर लेंगे, ठीक है। तो समय हमको निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा में 4। तो दूरी मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 प्लस 250, दोनों दूसरे को पार करेगा, ठीक है। तो दोनों से पार करने का मतलब है कि पहला ट्रेन अगर यहाँ है, ठीक है, तो दूसरा ट्रेन ऐसे होना चाहिए, तब हम बोलेंगे एक दूसरे को पार कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का कुल लंबाई कितना हो गया, दोनों ट्रेन का जोड़, यानी 250, ये 250, यानी कितना हो गया टोटल 500, ठीक है। चाल निकाल लेते हैं। चाल जो है आपके पास, जब विपरीत दिशा में दो ट्रेन चलती है, दो गाड़ी चलती है, तो दोनों का चाल जो होता है, तो सापेक्ष चाल अगर निकालने के लिए दोनों चाल को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सापेक्ष चाल कितना जाएगा, 9 6 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी देखिए, दूरी आपका किसमें है, मीटर में, तो जो चाल है वो आपका चाल आना चाहिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 150 को हम 5/18 से गुना कर लें
तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो कुल दूरी आपका जो आया था वो कितना आ गया था 250 250 500, और चाल कितना आ गया था 150 गुने 5 गुना में 18। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, और 5 25 दूनी 50, यानी कि 6 दूनी 12 सेकेंड जो है ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। कितना आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को पूरा कर लेते हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे MO1 आदमी गुने D1 दिन का संख्या बट्टा में W1 काम का संख्या बराबर M2 D2 बट्टा में W2। तो बोला है क्या 25 व्यक्ति कितना काम करता है 15 घंटा काम करके 5 यूनिट काम को पूरा कर लेता है। तो 15 घंटे काम 5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा करता है। दिन है तो ये भी 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। M2 कितना है 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटा काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, तो दिन को मान लेते हैं कि ये x हो गया। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10 और 2 दहा 20। ठीक है, तो x बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा 25 गुने 15 गुने 8 बटा में 12 गुना में 10। ठीक है, तो 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, यानी कि 25 दिन। कितना आंसर आ जाएगा इसका 25 दिन, ऑप्शन नंबर 4। 7 का कितना जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा गुणज 8 के 3 क्रमागत, तो 3 क्रमागत संख्या अगर हमको मानना है तो हम क्या क्या मानेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, और जब 8 का गुणज है तो 8 से गुणा करेंगे, इसमें 8 गुने 8 गुने 8। अच्छा, इन तीनों का योग जो है कितना है ये 2424 है। ठीक है, तो इन दो से अगर हम 8 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 2424। 8 से कट जाएगा, 8 3 के 24 यानी 303। तो 3x प्लस 3 बराबर 303, 3 हो जाएगा घट जाएगा, तो 3x बराबर 300, 3 से भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। सबसे बड़ा गुणज कौन है 8 गुने x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 गुने x प्लस 2 यानी कि 102, तो ये जाएगा 816, ऑप्शन नंबर 2। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 25% वृद्धि की जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी बटा में 100। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब दो इंटिटी में चेंज एक साथ होता है। जैसे कितना कर दिया, ठीक है, और कितना का खपत हुआ, इन दोनों गुना कर लेंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा राजस्व। कितना कर दिया कितना खपत हुआ क्या निकल जाएगा, इन दोनों का गुना करने पर हम निकाल देंगे इसका राजस्व कितना है। ठीक है, तो देखिए चेंज किस में आ रहा है, कर में भी चेंज आ रहा है, 20% का कमी हो जा रहा है, कर में 20% का कमी हो जा रहा है और खपत में 15% का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों गुना में है, तो क्या इसका राजस्व निकल जाएगा। जब इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। अच्छा, कमी जो हो रहा है तो कमी वाले को हम 100 करेंगे माइनस से और वृद्धि वाले को प्लस से, तो यानी कहने का मतलब है कि a जो मेरा है वो 20% कमी है तो -20 मान लेते हैं।
और b जो है वो 15% वृद्धि है, तो इसको +15 मान लेते हैं। तो उस फॉर्मूला में रखें अगर हम a + b + ab बटा में 100, तो ये हो जाएगा -20 +15 प्लस -20 गुने 15 बटा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15। तो ये हो गया -20 + 15 और माइनस का 3। ठीक है, तो -20 + 12 यानी कि -8%। तो चेंज कितना हुआ 8 का, और माइनस बता रहा है कमी होगा, यानी 8% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना था। अच्छा 12.5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 12.5 मतलब कितना, 1/8। तो 1/8 में जो 8 आपका है वो क्या हो गया CP, और 8 + 1 क्या हो गया 9 जो है वो SP, क्योंकि ये लाभ था, एक लाभ था। तो ये 9 का वैल्यू जो है वो दिया है आपके पास कितना 247 रुपया 50 पैसा। 9 का वैल्यू कितना आ गया 247 रुपया 50 पैसा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 247.50 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 6 7, 9 7 63, 9 5 45 0, और तो 8 का CP का मूल्य कितना हो जाएगा 0, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 7 × 28 4 32 के 2 हासिल 3, 8 × 16 3 19 हासिल 1। 1 सेकेंड, ये 0, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 7 = 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, 8 × 16 6 22, यानी कि 220 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है और उसका परिमाप 90 है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजाएं जो है 8:10 के अनुपात को x माने तो हो जाएगा एक भुजा 8x और दूसरा आ जाएगा 10x, यानी लंबाई को 8x और चौड़ाई को 10x मान लेते हैं। तो बोला है कि परिमाप यानी कि 90 बराबर, परिमाप का फॉर्मूला था 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने 8x प्लस 10x, तो 90 बराबर 2 गुने 18x। यहाँ से अगर हम x निकालने का कोशिश करें तो 90 बटा में 2 गुने 18, 18 5 में 90, यानी 5 बटा में 2। क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 8x गुना में 10x, ये हो जाएगा पास 80x स्क्वायर, 80 गुने 5 बटा में 2 का स्क्वायर, यानी 80 गुने 25 बटा में 4, 4 से 80 को भाग देंगे 20 बार में, 20 गुने 25 हो जाएगा आपके पास 500, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कितना रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। अगर वो 1 था तो दुगना हो जाता है कितना वर्ष में 12 वर्ष में, तो कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो 1 से कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 को लिख लेते हैं हम 2 की पावर 3, तो जो पावर 3 आया इसको समय से गुना कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 12 गुने 3 यानी कि 36 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां थी। तो टोटल लड़का कितना था 610, कितना का कमी आया है 20%, यानी बच गया कि कितना 80%। अब जो ये लड़का बचा है इसका 175% लड़की है तो 175 बटा में 100, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 25 सात 175,
25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 122 गुने 7 जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, 7 एकम 7, 1 8, यानी कि 854, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्य चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम संख्या को देख लेते हैं, अंतिम 2 संख्या को देख लेते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 नहीं कटेगा, 14 ती 42 कटेगा नहीं कटेगा, 4 छक 24 ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो 2 आंसर आ रहा है 4 से, सॉरी 14 ती 42 से न होगा, 3 से 4 से कटना है, ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत का फॉर्मूला था योग बटा में संख्या। तो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 31, 37, 41, 43 और 47। तो हमको औसत निकालना तो इन सबका जोड़ निकाल लेंगे और इसको भाग कर लेंगे कितना से हम 5 से। तो यह गया 7, 3 10, 1 11, 7 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 4 1 5, 4 9, 4 13, 3 16, 3 19, यानी 199 बटा में 5, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 5 8 40, यानी 39.8, ऑप्शन नंबर 1, 39.8, ऑप्शन नंबर 1। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत 80 अंक हैं। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे, तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? बोल रहा है, इसको हम बनाएं क्या एलिगेशन चैप्टर से। ठीक है, 5 विद्यार्थी जो था उसका औसत अंक कितना था? 40 को हटा लिया गया, तो शेष का कितना हो जा रहा है? 90। शेष यहाँ पर पता नहीं कितना है। ठीक है, और पहले कितना था टोटल कुल विद्यार्थी का? 80। तो 90 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 10, और 80 में 40 घटेगा कितना बचेगा? 40। यानी ये आ गया आपके पास कितना? 1:4। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 5 के बराबर। तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना है? 20 के बराबर। यानी टोटल विद्यार्थी जो बचा है 20 बचा है, अब भाग कितना गया था? 5 गया था, तो टोटल विद्यार्थी कितना आ गया? 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो था 5 संख्या किसका था? हटाने वाले का, और ये 20 संख्या किसका आ गया? शेष का। तो कुल इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ये जो है a माइनस बी का होल इसका, ये जगह a प्लस बी का होल इसका, ये इतना हो जाएगा। तो चलिए a माइनस बी का होल इसको ब्रेक करेंगे, यहां लिख लेते हैं 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने 2z गुने 5y। ये तोड़ेंगे 5z प्लस 2y का a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो 2z स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास कितना, 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 पचे 20zy प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20zy माइनस 25z स्क्वायर। तो 20zy से ये 20zy खत्म हो जाएगा, 25z स्क्वायर से ये 25z स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 4z स्क्वायर और यह कुछ नहीं है, तो 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और 4y स्क्वायर कितना हो गया, 29y स्क्वायर। तो 4z स्क्वायर और 29y स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और थीटा एक न्यून कोण है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 4 को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1/4 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/4 यानी कि 1/2, और साइन के टर्म में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और थीटा की जगह यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3/4 प्लस 1/3, 4 गुने 3 12, तो 9 + 4 यानी कितना आ गया आपके पास, 13/12, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 13/12 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या है। तो स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से नाव चला रहा है, यानी नाव का चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, और धारा का चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर धारा के अनुकूल जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा जोड़ देंगे 3 + x, और धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो सापेक्ष चाल घटा देंगे 3 - x। अनुकूल क्या होता है कि धारा जिस दिशा में बह रही है अगर आपका नाव भी उसी दिशा में बह रहा है तो वो अनुकूल होगा। तो इसके लिए हम धारा के चाल में नाव का चाल जोड़ देंगे, और प्रतिकूल में क्या होता है, धारा जिस दिशा में चल रही है नाव उसके उल्टा दिशा में चल रहा है तो उसके चाल को घटा लेंगे। अब देखते हैं हम समय के पास। समय जो है अनुकूल चाल, अनुकूल धारा में और प्रतिकूल धारा में। ठीक है, अनुकूल धारा में और प्रतिकूल धारा में। जो प्रतिकूल धारा में जाता है समय कितना लगता है, दुगना लगता है। तो चाल जो होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। चाल कितना है, 2:1। ठीक है, तो 2:1 आ गया किसका, अनुकूल बटा में प्रतिकूल का। अनुकूल कितना है, 3 + x, और प्रतिकूल कितना है, 3 - x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 - 2x = 3 + x। इसको इधर लेके चला जाएंगे तो 3x = 3 और x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 1। तो बोला धारा के अनुकूल नाविक की चाल। तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होता है, 3 + x होता है। तो 3 + 1 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आज आपका वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।